Hello friends, today in this video we will see the revised syllabus for board examination class 9th and 10th social science for the academic session 2021-22। आज के इस वीडियो में हम CBSE ने अभी जो हाल ही में नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है 9th एंड 10th के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट में, उसको देखेंगे किस तरह से क्या क्या नए चेंजेस आए हैं और जो भी 9th 10th के स्टूडेंट्स के कन्फ्यूज़न है उन सभी को आज के इस वीडियो में हम दूर करने की कोशिश करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का जो टर्म वाइज करिकुलम है, उसमें टर्म फर्स्ट में कौन कौन सी बुक और उनका क्या वेटेज रखा गया है। तो जो सोशल साइंस सब्जेक्ट 9th क्लास के लिए इस ईयर होगा उसमें 4 बुक जो पहले की तरह है चारों ही हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स की। हिस्ट्री की जो बुक है इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फर्स्ट, इस बुक में जो वर्ल्ड हिस्ट्री है तो उसके लिए जो है 17 पीरियड्स फर्स्ट टर्म के लिए असाइन किए गए हैं और 10 मार्क का वेटेज जो है टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम में हिस्ट्री की बुक को है। सेम 10 मार्क का वेटेज ही जो है ज्योग्राफी की बुक को है, 10 का सिविक्स और 10 का इकोनॉमिक्स का वेटेज है। लेकिन पीरियड जो कंटेम्प्रेरी इंडिया ज्योग्राफी की बुक है उसके लिए 14 पीरियड्स अलॉट किए गए हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या सिविक्स की बुक के लिए 20 पीरियड्स अलॉट किए गए हैं और इकोनॉमिक्स की बुक के लिए टोटल 20 पीरियड्स और 10 मार्क का वेटेज। तो टोटल 40 मार्क का जो है टर्म फर्स्ट का पेपर होगा और 71 पीरियड्स जो है इसमें अलॉट किए गए हैं। अब इसमें कौन कौन से सेकंड टर्म में जो है कितने पीरियड्स और कितना मार्क्स का वेटेज है, तो इक्वल वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन जो है मार्क्स और पीरियड्स का नहीं है। इसमें मार्क्स जो है इक्वल हैं। हिस्ट्री की बुक इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फर्स्ट 34 पीरियड हैं और 10 मार्क यहाँ पर है। चारों ही बुक के लिए 10-10 मार्क इसमें अलॉट किए गए हैं। लेकिन ज्योग्राफी बुक के लिए पीरियड्स 24 हैं, सिविक्स के लिए जो है 18 है और इकोनॉमिक्स के लिए 10 पीरियड टर्म सेकंड में रखे गए हैं। तो 10 जी जो दोनों का अगर हम देखें कंपैरिजन करें तो टर्म सेकंड में थोड़े नंबर ऑफ पीरियड्स ज़्यादा हैं और थोड़ा सिलेबस भी शायद ज़्यादा रखा गया है। तो क्या देखते हैं कि इन चारों बुक में कौन कौन से चैप्टर्स जो है फर्स्ट टर्म के लिए हैं और कौन कौन से चैप्टर्स जो सेकंड टर्म के लिए। तो पहले बात करते हैं टर्म फर्स्ट के चैप्टर्स की। तो हिस्ट्री की जो बुक है इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इस बुक में जो है एक ही चैप्टर फर्स्ट टर्म में आएगा, दैट इज़ द फ्रेंच रिवोल्यूशन। पहला ही चैप्टर जो है वो आएगा और इस पूरे चैप्टर के लिए 17 पीरियड्स हैं और 10 मार्क का वेटेज दिया गया है। ज्योग्राफी की बुक जो कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट है, इस बुक में 2 चैप्टर टर्म फर्स्ट में आने वाले हैं। इंडिया शेप एंड साइज एंड लोकेशन जो फर्स्ट चैप्टर है, उसके बाद दूसरा चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक भाग या भारत का भौतिक विभाजन जो है। इसके लिए 14 पीरियड्स का अलॉटमेंट टर्म फर्स्ट में किया गया। थर्ड बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 या सिविक्स पार्ट 1 जो है, इसमें भी 2 चैप्टर रखे गए हैं, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है। फिर दूसरा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, संविधान जो है वो भी इसमें रखा गया है। फोर्थ बुक जो है इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र की बुक है, इसमें 2 चैप्टर दिए गए हैं टर्म फर्स्ट में, वो हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर, पालमपुर की कहानी, और पीपल एज रिसोर्स, व्यक्ति या लोग एक संसाधन के रूप में। तो 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 चैप्टर्स टर्म फर्स्ट में हैं। 2 ज्योग्राफी, 2 सिविक्स, 2 इकोनॉमिक्स के हैं और एक ही चैप्टर हिस्ट्री से है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये बिना कंफ्यूज हुए आपको बस मोटे मोटे ये फिगर के रूप में आपको ये याद रखना है कि इस वर्ष के सिलेबस में टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम में ये रखे गए। पेपर 40 मार्क का रहेगा टर्म फर्स्ट का और चारों ही बुक का वेटेज जो है 10-10 मार्क का दिया गया है। तो बहुत सिंपल सा है ये। फिर इसके बाद दोनों ही टर्म में जो है मैप आइटम जो है पेपर के में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो 9th क्लास के जो फर्स्ट टर्म का मैप है उसमें कौन कौन से मैप आइटम्स पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री 2 बुक से ही मैप्स जनरली आते हैं। तो हिस्ट्री वाले पोर्शन से जो एक ही चैप्टर है, तो इस चैप्टर से जो है एक तो फ्रांस का आउटलाइन मैप आएगा और फ्रांस के उस आउटलाइन मैप यानी यूरोप या फ्रांस का मैप दिया जाएगा। उसमें आपको 4 प्लेसेस को जो है बताना रहेगा, जिसमें बॉर्डियक्स, नैंटेस, पेरिस और मार्सेलीज, ये 4 प्लेसेस आपको फ्रांस में याद रखने। इन चारों में से 2 जनरली पूछे ही जाते हैं। 2 और 3 का रेशियो रहता है। टोटल 5 मार्क्स के अगर पेपर रहता है, 5 मार्क का क्वेश्चन अगर मैप का आता है तो उसमें 2 मार्क हिस्ट्री से रहते हैं, 3 मार्क ज्योग्राफी से रहते हैं। तो 2 प्लेसेस इसमें से आते हैं। तो बहुत इन 4 में से आप अगर 2 प्लेस याद रख लेते हैं तो आपके 2 मार्क्स अच्छे से आ सकते हैं। फिर बात करते हैं ज्योग्राफी के 2 चैप्टर्स हैं, इंडिया साइज लोकेशन और
फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इन 2 चैप्टर में से निम्नलिखित जो है मैप के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले तो इंडिया के सभी राज्य और उनकी कैपिटल जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो भारत के मध्य से गुजरती है, भारतीय मानक रेखा। फिर माउंटेन रेंजेस जो है वो अगला टॉपिक है। भारत के प्रमुख पर्वत जो हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, जिसमें काराकोरम, जास्कर, शिवालिक श्रेणी है, अरावली पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला है, सतपुड़ा है, और ईस्ट और वेस्टर्न घाट, पश्चिमी और पूर्वी घाट जो है, ये सारी पर्वतमालाएं जो है वो मैप में पूछी जा सकती है। इनमें से कोई सी भी पूछी जा सकती है, तो आपको ये याद रखनी है। फिर पर्वत चोटियाँ जो है उसमें से भी 2 चोटियाँ, 3 चोटियाँ आपको याद रखनी है। पहली है K2, दूसरी कंचनजंगा और तीसरी अनाईमोडी जो साउथ में है। ठीक है, तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से है K2 और कंचनजंगा, जो कि उत्तरी भारत में। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो अनाईमोडी है, तो ये भी मैप में पूछी जा सकती है। फिर पठारों की बात करें भारत में, तो दक्षिण का पठार है दक्कन प्लेट्यू जिसको कहा जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर का पठार इंपॉर्टेंट है, और मालवा का प्लेट्यू या मालवा पठार है। तो 3 प्लेट्यूज में से कोई सा भी एक पूछा जा सकता है, या तीनों ही पूछे जा सकते हैं, जो डिपेंड करता है पेपर पर। और लास्ट है कोस्टल प्लेन्स जो है तटीय मैदान जो है। तो भारत के 2-3 तटीय मैदान के नाम है। पूर्व के तटीय मैदानों को अलग नामों से जाना जाता है, पश्चिम के तटीय मैदान को अलग से नाम से हैं। तो पश्चिम के तटीय मैदान को कोंकण और मलाबार कहते हैं। कोंकण जो गुजरात से लेकर गोवा तक का है वो कोंकण है, और मलाबार जो गोवा से दक्षिण तक का है तो उसे कहा जाता है। तो ये पूछे जा सकते हैं। फिर कोरोमंडल एंड नॉर्थन सरकार या उत्तरी सरकार तट जो कि पूर्वी भाग में है। तमिलनाडु वाला जो है वो कोरोमंडल तट है, और उसके बाद जो उड़ीसा बंगाल के जो तट को है उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। तो ये जो है टर्म फर्स्ट के मैप के क्वेश्चन है। इन्हीं में से कोई मैप का क्वेश्चन जो है आपके आएगा, और यही प्लेसेस आपको याद करने हैं। तो बहुत सिंपल सा है, कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात करते हैं टर्म सेकंड का जो सिलेबस है, और उसमें कौन कौन से चैप्टर रखे गए हैं। तो टर्म सेकंड के सिलेबस थोड़ा बड़ा है। इसमें हिस्ट्री की जो बुक है इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इस बुक में 2 चैप्टर जो है वो सेकंड टर्म में रखे गए हैं, जिसमें पहला रशियन रिवॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है, रूसी क्रांति, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। और थर्ड चैप्टर जो है नाजीवाद एंड द राइज ऑफ हिटलर, हिटलर का उत्कर्ष या राइज ऑफ हिटलर है। तो ये 2 चैप्टर हिस्ट्री के रखे गए। टोटल 34 पीरियड्स जो है हिस्ट्री के लिए अलॉट किए गए हैं, और 10 मार्क का वेटेज दिया गया है। ज्योग्राफी की जो कंटेम्प्रेरी इंडिया बुक है, इसमें 3 चैप्टर इसमें ज्योग्राफी के हैं। ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो है, अफवाह प्रणाली, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति था वन्य जीव भारत के जो हैं, ये तीनों चैप्टर ज्योग्राफी में से रखे गए हैं। 24 पीरियड इसके लिए अलॉट किए गए हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या सिविक्स की। तो इसमें 2 चैप्टर दिए गए हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये दोनों चैप्टर जो है सिविक्स के इसमें आएंगे। तो ये जो है 18 पीरियड इस सिविक्स के लिए अलॉट किए गए। और लास्ट इकोनॉमिक्स का एक ही चैप्टर जो है वो आने वाला है। एक ही चैप्टर इसमें टर्म 2 के लिए दिया गया है, और 10 पीरियड उसके लिए है, और 10 मार्क का वेटेज है। तो 40 मार्क का जो टर्म सेकंड का पूरा है, उसमें जियोग्राफी से सबसे ज़्यादा 3 चैप्टर हैं, हिस्ट्री और सिविक्स से 2-2 चैप्टर हैं, और इकोनॉमिक्स का एक ही चैप्टर है। तो 3, 2, 5, 6, 7 और 8 चैप्टर जो है इसमें रखे गए। फर्स्ट टर्म में 7 चैप्टर हैं, सेकंड टर्म में 8 चैप्टर हैं। फर्स्ट टर्म में हिस्ट्री का एक ही चैप्टर है, सेकंड टर्म में हिस्ट्री के 2 चैप्टर हैं। तो इस तरह से ये पूरा हिस्ट्री का 9th क्लास का सोशल साइंस का टर्म 2 का सिलेबस है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें मैप क्वेश्चन टर्म 2 के लिए कौन कौन से हैं। तो मैप जो है टर्म 2 के लिए उसमें बहुत सारे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं, इसमें हिस्ट्री से भी आएगा, ज्योग्राफी से भी आएगा, दोनों बुक से हैं। हिस्ट्री में 2 चैप्टर हैं, तो उनमें से बहुत सारे प्लेसेस इसमें पूछे जा सकते हैं, और ज्योग्राफी में 3 चैप्टर हैं। तो हिस्ट्री की अगर देखें तो मेजर कंट्रीज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के प्रमुख देश कौन कौन से थे जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था। पहले थे केंद्रीय शक्तियाँ या सेंट्रल पावर्स, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, फिर टर्की, ओटोमन एम्पायर जो हैं, ये चारों पूछे जाएंगे। अलाइड पावर्स जो थे उसमें मित्र देश जो थे फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया और अमेरिका, ये 4 देश जो है मित्र शक्तियों में से पूछे जाएंगे। 5 जो हैं 4 जो हैं वो दूरी शक्तियाँ या केंद्रीय शक्तियों से पूछा जाएगा। फिर आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड, लोकेशन एंड लैबलिंग आइडेंटिफिकेशन, ये वर्ल्ड के मैप में इन सारे देशों की लोकेशन और लैबलिंग करनी पड़ेगी, आइडेंटिफिकेशन करना होगा। प्रश्न जो है 2 तरह से आते हैं। एक आइडेंटिफिकेशन का प्रश्न आता है, किसी भी प्लेस को जो पहले से मैप में इंडिकेट कर रखा होता है उसे पहचानना होता है, उसे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं।
और दूसरा जो होता है, मैप में कोई प्लेसेस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि इन्हें मैप में आप बताइए कि ये कहाँ पर है, तो ये होता है लोकेशन एंड लेबलिंग वाला क्वेश्चन। फिर अगले चैप्टर से मेजर कंट्रीज ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। फिर दूसरे वर्ल्ड वॉर के प्रमुख देश कौन कौन से हैं, एक्सिस पावर या धुरी शक्तियाँ कौन कौन सी, तो जर्मनी, इटली, जापान और ये तीनों धुरी शक्तियाँ हैं। अलाइड पावर्स या मित्र शक्तियाँ जो है इस बार भी वो यूके, फ्रांस, ठीक है, पुराना यूएसएसआर जो है या रशिया जिसको कहते हैं, और अमेरिका, ये चारों जो हैं वो मित्र शक्तियों में है, तो ये भी मैप में आएंगे। तो रिपीट मैप में सेम वही चीज़ें जो है रिपीट हो रही है। टेरिटरीज अंडर जर्मन एक्सपेंशन, फिर जर्मनी ने कौन कौन सी देशों को जीत लिया था, इसमें ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, जिसमें स्लोवाकिया ही मैप में दिया गया है तो वही आएगा, डेनमार्क, लिथुआनिया, फ्रांस और बेल्जियम। ये सारे जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी द्वारा जीते गए देश भी जो है इस मैप में पूछे जाएंगे। तो ये हिस्ट्री का पार्ट है जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के प्लेसेस पूछे जाएंगे। फिर अगर हम ज्योग्राफी के मैप की बात करते हैं तो ज्योग्राफी के मैप में रिवर्स का आइडेंटिफिकेशन ओनली, रिवर्स को पहचानना है। रिवर्स का क्वेश्चन सिर्फ पहचान का आएगा, जिसमें नॉर्दर्न इंडिया की रिवर्स और साउदर्न इंडिया या पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स पूछी जाएगी। नॉर्दर्न इंडिया या हिमालयन रिवर्स में से इंडस रिवर पूछा जा सकता है, गंगेज एंड सतलुज, ये तीन रिवर्स जो है वो नॉर्दर्न हिमालयन रिवर्स में पूछे जा सकते हैं मैप में। फिर पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी, ठीक है, ये 6 नदियाँ जो है वो पेनिनसुलर रीजन की पूछी जा सकती हैं। फिर भारत की झीलों की बात करें तो इसमें 2 झीलें पूछी जा सकती है, वुलर झील, पुलिकट, सांभर और चिल्का, 4 झीलें जो है इसमें पूछी जा सकती है। ये चारों अलग अलग डायरेक्शन में है, चिल्का उड़ीसा में, सांभर झील राजस्थान में है, वुलर झील कश्मीर में है, तो इन सभी को आपको देखना होगा। एरियाज रिसीविंग रेनफॉल लेस देन 20 सेंटीमीटर एंड ओवर 400 सेंटीमीटर्स। अच्छा, भारत की वो एरियाज भी आपको मैप में पहचानने पड़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन का ही क्वेश्चन है यहाँ पर कि जहाँ पर 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वो एरिया जो राजस्थान में है, और 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले चेरापूंजी और जो नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ हैं उन्हें पहचानना पड़ेगा, या वेस्टर्न घाट्स जो है वो आपको पहचानने पड़ेंगे। फिर वेजिटेशन टाइप, वनस्पति के प्रकार भारत के कौन कौन से हैं, कौन कौन सी वनस्पति कहाँ पाई जाती है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, थॉर्नी बुशेज या फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव्स, ये सब जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए है। ये जो है सारे सब मैप में पहले से दिए रहेंगे, आपको पहचानना है। फिर आएगा नेशनल पार्क्स का क्वेश्चन। नेशनल पार्क्स जो है एंड उसमें जो नाम है जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, रणथंबोर, शिवपुरी, कान्हा, सिमलीपाल और मानस, ये नेशनल पार्क जो है मैप में आपसे पूछे जाएंगे। बर्ड सेंचुरीज में 2 बर्ड सेंचुरी आपको बतानी है, भरतपुर एंड रणगनथिट्टो जो है ये पहचाननी है, भरतपुर राजस्थान में है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में सरिस्का, मुदुमलाई, राजाजी और दचीगाम, ठीक है, ये सारी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को आपको मैप में लेबल और लोकेट करना है। तो ये मैप से रिलेटेड क्वेश्चन जो ज्योग्राफी में से आने वाला है, तो टर्म 2 का है। टर्म 2 में सिर्फ आपको यही पढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं कि 9th क्लास और 10th क्लास दोनों में ही इंटरनल असेसमेंट को इस बार बहुत ही ज़्यादा जो है प्रेशर दिया गया है, एम्फेसिस दिया गया है। तो इंटरनल असेसमेंट जो 20 मार्क्स का रहेगा, 40 मार्क्स के टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड के पेपर हो जाएंगे, लेकिन जो 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट रहेगा उसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, तो इस 20 मार्क के डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख सकते हो पीरियोडिक असेसमेंट जो हो गए आपके PT1 PT2 जो भी रहते हैं उनका जो है 10 मार्क का आपका वेटेज रहेगा, जो 2 पार्ट में डिवाइड है। पेन पेपर टेस्ट का वेटेज सिर्फ आपका 5 मार्क का रहेगा। इसके अलावा ठीक है, जो एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द क्लासेस जो है टीचर्स द्वारा करवाई जाएगी सब्जेक्ट में, जिसमें क्विज़ होगी, डिबेट्स होगी, रोल प्ले, वाइवा होगा, ग्रुप डिस्कशंस होगा, विजुअल एक्सप्रेशंस होगा, इंटरेक्टिव बुलेटिन बोर्ड्स हो गए, गैलरी वॉक्स, एग्जिट कार्ड्स, कंसेप्ट मैप्स, पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, ये सारा सब कुछ मिलाकर 5 मार्क का होगा। तो यानी एक्टिविटीज़ के 5 मार्क्स है आपके लिए, और 5 मार्क्स जो है पेन पेपर टेस्ट के। यानी जो क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं ये इस तरह से डिवाइडेड हैं, और पीरियडिक असेसमेंट इनके बेस पर 10 मार्क्स का जो है रहेगा। पोर्टफोलियो जो है इसमें
बनाना इस बार कंपलसरी। पोर्टफोलियो के लिए भी यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंस दिया गया है। 5 मार्क का पोर्टफोलियो रहेगा। पोर्टफोलियो के अंदर क्लास वर्क और असाइनमेंट्स रहेंगे कि बच्चे का कब कितना क्लास वर्क कर रखा है, उसका होमवर्क कंप्लीशन पूरा है या नहीं, असाइनमेंट जो दिए जाते हैं वो पूरे है या नहीं है, टाइमली सबमिशन है या नहीं है। फिर एनी एग्जाम्पलरी वर्क डन बाय द स्टूडेंट द्वारा किया गया कोई विशेष कार्य जिसमें वो बहुत सारे प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ स्कूल्स में होती है, या किसी विशेष डे को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चे द्वारा कोई क्रिएटिविटी दिखाई जाती है, या जो है किसी फेस्टिवल्स या बहुत सारे प्रोग्राम जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है या फिर छत्तीसगढ़ के ऊपर जो दिया गया है उसमें बच्चा कोई स्पेशल एक्टिविटी करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का दे रखा है, स्टेट्स का दे रखा है, तो उनके ऊपर जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, यूनिटी डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे जो होते हैं, ऐसे बहुत सारे डेज होते हैं, उसमें बच्चे का कोई वर्क होता है उसके ऊपर भी उसको मार्क्स दिए जा सकते हैं। रिफ्लेक्शंस, नरेशन, जर्नल्स एक्सेट्रा में बच्चे द्वारा कोई इंपॉर्टेंट जो है रिटन परफॉर्मेंस अगर रहता है, उसमें कोई उसका आर्टिकल आता है तो उसके ऊपर भी उसको दिया जा सकता है। अचीवमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट इन दिस सब्जेक्ट थ्रू आउट द ईयर, साल भर में बच्चे का परफॉर्मेंस उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कैसा है उसके बेस पर टीचर द्वारा ये 5 मार्क्स जो उसको दिए जाएंगे। पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक हेरिटेज इंडिया क्विज, और जो ऐसी बहुत सारी क्विजेज और प्रोग्राम्स होते हैं उसमें बच्चे का किस तरह का पार्टिसिपेशन है। तो ये सारी चीज़ें जो है उनका एक पोर्टफोलियो तैयार रहेगा। हर बच्चे का एक पोर्टफोलियो होगा और उसमें उसके द्वारा जो भी एक्टिविटीज़, उसका होमवर्क, असाइनमेंट और सब चीज़ों का नोट जो है वो टीचर्स रखेंगे और उसके बेस पर फिर क्या है उसको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। तो ये एक नई चीज़ है जो इस बार बच्चों को बहुत ध्यान में रखनी। पोर्टफोलियो के आपके 5 मार्क रहेंगे। लास्ट में सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ जो भी रहेगी, जिसमें मेन एक्टिविटी जो है प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट इस बार कंपलसरी किया गया 9th क्लास के बच्चों के लिए कि वो 5 मार्क का प्रोजेक्ट रहेगा, उन्हें एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो 3 तरह से इंटरनल असेसमेंट को डिवाइड किया गया है। पहला जिसमें पीरियोडिक असेसमेंट है वो 10 मार्क का रहेगा, 5 मार्क का पेन पेपर टेस्ट होगा और 5 मार्क की एक्टिविटीज़ रहेगी। पोर्टफोलियो रहेगा 5 मार्क का, और सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी जिसमें एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा वो 5 मार्क का रहेगा। तो इस तरह से टोटल 20 मार्क्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ये 9th और 10th दोनों के लिए ये इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। फिर प्रोजेक्ट वर्क जो है वो क्या रहेगा, कैसे दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। तो इसकी अगर हम बात करें तो एवरी स्टूडेंट्स कंपल्सरली हैज़ टू अंडरटेक ए प्रोजेक्ट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। अच्छा, तो यहाँ टॉपिक भी आपको देखो दे दिया गया है कि प्रत्येक बच्चे को डिजास्टर मैनेजमेंट या प्राकृतिक आपदाओं के मैनेजमेंट के ऊपर जो है आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, और वो भी कंपल्सरी। हर बच्चे के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट या प्राकृतिक आपदाओं के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना कंपलसरी है। इसका जो उद्देश्य है, अ क्रिएटिव अवेयरनेस इन देम अबाउट डिफरेंट डिजास्टर्स, द कॉन्सिक्वेंसेज एंड द मैनेजमेंट। तो इसमें बच्चों को विभिन्न तरह के डिजास्टर्स होते हैं, उनके परिणाम, प्रभाव और उन पर उस समय किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए जिससे बचा जा सके, लोगों की जान बचाई जा सके, उसके बारे में बच्चों को अवेयर करना है। फिर प्रिपेयर देम इन एडवांस टू फेस सच सिचुएशन, साथ ही साथ उन्हें भविष्य में इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से तैयार रहने के लिए उनको मानसिक रूप से तैयार करना है। टू इंश्योर देयर पार्टिसिपेशन इन डिजास्टर मिटिगेशन प्लान्स, उनको जो है डिज़ास्टर को मैनेज करने के जो भी प्लान्स, योजनाएं रहती है उसमें बच्चों का पार्टिसिपेशन जो है इंश्योर कराना है। इनेबल देम टू क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस अमंग कम्युनिटी, उन्हें अपने आप को अवेयर करने, साथ ही साथ समाज और सोसाइटी को भी अवेयर करने तथा लोगों को इस तरह की आपदाओं के समय किस तरह से तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में जानकारी देने के लिए प्रोजेक्ट तैयार करने हैं। द प्रोजेक्ट वर्क शुड ऑल्सो हेल्प इन एनहेंसिंग द लाइफ स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स, और प्रोजेक्ट जो है वो इस प्रकार का होना चाहिए बच्चे के अंदर की जो जीवन कौशल है उसको भी इम्प्रूव करें। इफ़ पॉसिबल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट में बी इंटीग्रेटेड इन द प्रोजेक्ट, अगर संभव हो तो इसमें प्रोजेक्ट बनाते समय अनेक तरह की आर्ट को भी इसमें इंटीग्रेट किया जा सकता है। आर्ट इंटीग्रेटेड इस प्रोजेक्ट को बनाया जाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण CBSE की जो है प्रोजेक्ट अभी इस पर चल रहा है तो वो भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। फिर लास्ट में इसका किस तरह से जो है 5 मार्क जो इसकी प्रोजेक्ट के लिए असाइंड है उसमें बच्चों को किस बेस पर मार्क्स दिए जाएंगे, तो ये 3 क्राइटेरियाज रखे गए हैं बच्चों के मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के। टोटल 5 मार्क्स जो डिवाइड होंगे, 2 उनकी कंटेंट एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी और एनालिसिस पर रहेंगे, 2 मार्क उन्हें प्रेजेंटेशन और क्रिएटिव पर मिलेंगे, किस तरह का प्रोजेक्ट उन्होंने प्रेजेंट किया है, कैसे उसमें क्रिएटिविटी दिखाई है, और 1 मार्क उनको वाइवा का जो कि लास्ट में
कंडक्ट किया जाएगा टीचर द्वारा, जिसमें प्रोजेक्ट के बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो उसका 1 मार्क मिलेगा। तो इस तरह से 5 मार्क उसको प्रोजेक्ट के दिए जाएंगे। द प्रोजेक्ट कैरिड आउट बाय द स्टूडेंट शुड बी सब्सिक्वेंटली बी शेयर्ड अमंग देमसेल्व्स थ्रू इंटरेक्टिव सेशंस सच एज एग्जीबिशंस, पैनल डिस्कशंस एक्सेट्रा। बच्चों द्वारा जितने भी प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे वो सब सारे बच्चों के बीच में जो है उनको प्रेजेंट भी करना है, शेयर भी करना है, ताकि क्या हो, बच्चों की आर्ट और उनकी क्रिएटिविटी भी दिखे, साथ ही साथ इस तरह से बच्चों के अंदर नॉलेज को भी शेयर किया जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट इसमें रखा गया है। स्कूल्स के लिए इसकी व्यवस्था करने को रहेगी जिम्मेदारी। ऑल डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू असेसमेंट अंडर दिस एक्टिविटी शुड बी मेटिकुलसली मेंटेन्ड बाय द स्कूल। और ये जो प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी काम स्कूलों में किया जाएगा उसकी जो है पूरा का पूरा रिकॉर्ड स्कूल को अपने पास रखना होगा। द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी हैंड रिटन बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि प्रोजेक्ट जो है हैंड रिटन होना चाहिए, वो प्रिंटेड। आजकल बच्चे कंप्यूटर से डाउनलोड और प्रिंट करके जो लाते हैं, वो प्रैक्टिस को कम करने के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट को हैंड रिटन कंपल्सरी किया गया है। The record of the project work, internal assessment should be kept for a period of 3 months for the verification. CBSE ने इस बार कंपलसरी किया है कि स्कूलों का जो इंटरनल असेसमेंट का जो भी वर्क होगा उसको वो ऑब्जर्व भी करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। तो इसलिए हर स्कूल को अपने अपने इस प्रोजेक्ट वर्क को 3 मंथ के लिए जो है सेव करके स्टोर करके रखना पड़ेगा। 3 मंथ के बाद जो है इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है या जब उसको रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन 3 मंथ कंपलसरी जो है उसको स्टोर रखना पड़ेगा। तो ये प्रोजेक्ट वर्क 9th और 10th दोनों के लिए ही जो है इस तरह से रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं, अब आते हैं क्लास 10th के सोशल साइंस के करिकुलम का। क्लास 10th का सोशल साइंस का जो कोड है या सोशल साइंस सब्जेक्ट का CBSE में जो कोड है दैट इज़ 087। तो टर्म फर्स्ट के लिए 10th क्लास का सिलेबस जो है, चारों बुक वही हैं। इनका पार्ट सेकंड इसको का नाम दिया गया है इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो हिस्ट्री की बुक है। इसके लिए इस फर्स्ट टर्म में 12 ही पीरियड दिए गए हैं, 10 मार्क का। पहले की तरह चारों बुक को 10-10 मार्क का वेटेज है, टोटल 40 मार्क्स का टर्म फर्स्ट का एग्जाम होगा। तो सब कुछ सेम एज इट इज़ है जैसा 9th में है। कंटेम्प्रेरी इंडिया जो सेकंड बुक है ज्योग्राफी की, उसके लिए 16 पीरियड दिए गए हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को 14 पीरियड दिए गए, इकोनॉमिक्स को 20 पीरियड दिए गए। टोटल 62 पीरियड्स रहेंगे इसमें, और 40 मार्क्स का जो है इन चारों बुक को 10-10 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। अब देखते हैं हम टर्म सेकंड में। टर्म सेकंड में चारों बुक का क्या है, तो जैसा 9th में हमने देखा कि कुछ पीरियड्स जो है ज़्यादा है इसमें, तो यहाँ पर भी यही देख सकते हैं। इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक जो है उसके लिए 34 पीरियड्स हैं, यानी इसमें ज़्यादा सिलेबस रहेगा। हिस्ट्री को ज़्यादा चैप्टर्स इसमें रहेंगे। 10 मार्क का वेटेज पहले की तरह टर्म 2 में सभी सब्जेक्ट को बराबर दिया गया है। ज्योग्राफी के लिए 19 पीरियड्स हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए 14 पीरियड है, 14 है, इकोनॉमिक्स के लिए 22 पीरियड है, और टोटल 89 पीरियड्स हैं, 40 मार्क्स का वेटेज है। तो 40 मार्क्स का टर्म फर्स्ट टर्म 2 का वेटेज चारों ही बुक को बराबर है। लेकिन अब हम देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर टर्म फर्स्ट में आएंगे और कौन कौन से चैप्टर टर्म सेकंड में आने वाले हैं। तो टर्म फर्स्ट के लिए 10th क्लास के हिस्ट्री सिलेबस में एक ही चैप्टर दिया गया है, कंटेम्प्रेरी इंडिया कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड जो बुक है उसमें एक ही चैप्टर आएगा, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वही टर्म फर्स्ट में आने वाला, और उसके लिए 12 पीरियड्स हैं और 10 मार्क का वेटेज है। तो 10th क्लास हिस्ट्री में जो है आपको टोटल एक ही चैप्टर टर्म फर्स्ट में तैयार करना है। फिर ज्योग्राफी की बुक की बात करें, ज्योग्राफी की बुक में जो है 3 चैप्टर दिए गए हैं, पहला, तीसरा और चौथा। सेकंड चैप्टर डिलीटेड है, वो सिलेबस में नहीं है, तो आपको सेकंड चैप्टर तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है इसमें। 3 चैप्टर जो पढ़ने हैं, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, पहला जो संसाधन विकास चैप्टर है वो है, दूसरा वाटर रिसोर्स है। लेकिन वाटर रिसोर्स में एक नोट दिया गया है कि द थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ this chapter will not be evaluated in board examination. However, the map items of this chapter as listed will be evaluated in board exams. तो वाटर रिसोर्स का जो चैप्टर है वो पीरियडिक टेस्ट के लिए ही है, ये बोर्ड एग्जाम वाले में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जो टर्म फर्स्ट का हाफ ईयरली का जो पेपर रहेगा उसमें ये नहीं इवेल्यूट किया जाएगा। हाँ, इस चैप्टर की कुछ मैप क्वेश्चन, मैप आइटम्स जो पहले हम देख चुके हैं, वो वाटर रिसोर्स के जो डैम्स हैं, वो डैम्स जो है ज़रूर इसमें पूछे जाएंगे, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आता है एग्रीकल्चर या कृषि चैप्टर जो है इंडिया के एग्रीकल्चर, तो 16 पीरियड में ये आपको कंप्लीट करना है और 10 मार्क्स का इसका वेटेज है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो बुक है उसके 2 चैप्टर यहाँ पर दिए गए, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म, शक्तियों का बंटवारा और संघवाद, ये दोनों ही चैप्टर टर्म फर्स्ट में
आने वाले हैं। 14 पीरियड्स इसके लिए अलॉटेड हैं। और लास्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर है, इसमें भी डेवलपमेंट विकास और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आर्थिक क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक जो हैं। तो 20 पीरियड हैं इकोनॉमिक्स के लिए। तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स में पीरियड दिए गए 20 पीरियड, फिर ज्योग्राफी के 16 है, फिर सिविक्स के 14 और हिस्ट्री का एक ही चैप्टर है, इसलिए 12 पीरियड उसके लिए दिए गए हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं 2 इकोनॉमिक्स के हैं, 2 सिविक्स के हैं, 1 हिस्ट्री का है और सबसे ज़्यादा जो है ज्योग्राफी के 3 चैप्टर हैं। लेकिन उसमें से 2 ही चैप्टर टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम में आएंगे और जो 1 चैप्टर है वो सिर्फ पीरियडिक टेस्ट में ही पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा। ठीक है, तो वाटर रिसोर्स जो है चैप्टर वो कम इम्पोर्टेंट है, पीरियडिक टेस्ट के पर्पज़ से ही आपको तैयार करना है 10th क्लास के लिए टर्म फर्स्ट का। फिर हम बात करते हैं मैप क्वेश्चंस इसमें क्या आएंगे 10th क्लास के लिए। तो ज्योग्राफी में से ही मैप है, हिस्ट्री यूरोप का जो मैप है वो हिस्ट्री वाला जो है इसमें नहीं पूछा जाएगा, तो सिर्फ आपको ज्योग्राफी वाले पार्ट से ही याद करने हैं और तीनों चैप्टर से मैप जो है ज्योग्राफी में से पूछे जाएंगे। पहले चैप्टर जो रिसोर्सेज है उसमें जो सोइल के 6 टाइप्स हैं उन सबको आइडेंटिफिकेशन का ये क्वेश्चन है, मेजर सोइल टाइप्स, वो आपको याद करना है। फिर अगर वाटर रिसोर्स वाला चैप्टर है जो सिर्फ मैप में पूछा जाएगा तो उसमें सभी प्रमुख डैम्स जो हैं, जिसमें सलाल डैम जो है, भाखड़ा नांगल है, तहरी डैम है, फिर राणा प्रताप सागर है, सरदार सरोवर है, हीराकुंड है, नागार्जुन सागर और तुंगभद्रा, ये सभी 7-8 जो डैम्स हैं वो आपको मैप में तैयार करने हैं। थर्ड चैप्टर जो है एग्रीकल्चर, उसमें से 2 तरह के क्वेश्चन हैं, एक मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट, चावल और गेहूं के जो मेन एरियाज़ हैं उनको आपको पहचानना है मैप में कि वो कहाँ कहाँ, कौन सा गेहूं का एरिया, कौन सा चावल का एरिया, बहुत ईजी सा ही है। फिर लास्ट जो है लार्जेस्ट एंड मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर केन, कौन कौन से उक्त फसलों के बड़े प्रोड्यूसर है, जैसे गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो कौन कौन सा है, फिर टी का सबसे बड़ा उत्पादक आसाम है, कॉफ़ी का जो है केरला है, रबड़ का केरला है, कॉटन एंड जूट का जो है कॉटन में जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात का क्षेत्र, और जूट में जो बंगाल का है। तो ये सारे सब आपको याद रखने हैं जिससे आपको मैप में पूरे पूरे मार्क्स आते हैं। बहुत कम प्लेसेस हैं और बहुत जो है इजी से है, तो ये आपको पूरे पूरे मार्क्स दिला सकते हैं, यही आपको मैप में तैयार करना है। फिर आप बात करते हैं क्लास 10th के टर्म 2 के चैप्टर्स की, तो कौन कौन से चैप्टर इसमें आने वाले हैं। तो अभी हमने देखा था कि टर्म 2 में ज़्यादा पीरियड्स जो दिए गए हैं, तो टर्म 2 में यहाँ पर इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो बुक है हिस्ट्री की, उसमें 2 चैप्टर्स आपको तैयार करने हैं। उसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला तो आपको कंपलसरी चैप्टर जो है नेशनलिज्म इन इंडिया है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, वो कंपलसरी है। लेकिन आगे जो 2 चैप्टर दे रखे हैं 3 और 4, इन दोनों में एनी वन ऑफ द फॉलोइंग तैयार करना है। ये स्टूडेंट्स के ऊपर है कि वो कौन सा चैप्टर जो है पढ़ना चाहते हैं, जो उनको ईजी लगे वो पढ़ सकते हैं। चाहे द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये चैप्टर तैयार कर सकते हैं, या फिर अगला चैप्टर जो है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है औद्योगिकरण की दुनिया जो है। इन दोनों में से कोई एक चैप्टर जो है वो उनके एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी इन दोनों ही चैप्टर में से जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑप्शंस में रहेंगे, अथवा में पूछे जाएंगे, और में पूछे जाएंगे। तो आपके लिए इजी रहेगा। अगर आप दोनों चैप्टर इजी करते हो, एक में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपको दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ये बहुत ईजी सा है। तो 2 चैप्टर हिस्ट्री के हो गए। कंटेम्प्रेरी इंडिया जो ज्योग्राफी की बुक है, इस बुक में जो है 3 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। उसमें पहला जो 5th चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी, ठीक है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन है। फिर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो 6th चैप्टर है, और द लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। तो ये 3 चैप्टर है। लेकिन जो 5th चैप्टर है उसके लिए फिर से वही सेम नोट पहले की तरह है कि इसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट जो है वो टर्म 2 के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ मिनरल एंड पावर या एनर्जी रिसोर्सेज जो है उसको बोर्ड एग्जाम में मैप ही जो है वो आएगा। तो आपको टर्म 2 के एग्जाम में सिर्फ इस चैप्टर से मैप जो के क्वेश्चन हैं वही तैयार करने हैं, जो कि अभी हम आगे देखेंगे कौन कौन से मैप के क्वेश्चन हैं। फिर बात करते हैं सिविक्स की। सिविक्स में जो है 2 चैप्टर हैं, 6th और 7th, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के परिणाम। ठीक है, ये 2 चैप्टर आपको तैयार करने हैं। सिविक्स में 2 चैप्टर आपको फर्स्ट टर्म में है, फेडरलिज्म शेयरिंग, और 2 चैप्टर लास्ट के पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी है, जो टर्म 2 में आएंगे। 14 पीरियड्स इसके लिए अलॉटेड हैं, 16 जो है ज्योग्राफी के लिए, 12 पीरियड हिस्ट्री के लिए हैं। और इस तरह से ये आपका जो है सिविक्स का हो गया। इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है, इस इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर इसमें दिए गए हैं, दोनों ही चैप्टर आपको तैयार करने हैं।
जो इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर आपको दिए गए हैं उसमें 2 चैप्टर में पहला है आपका ग्लोबलाइजेशन जो चैप्टर है वो आपको पूरा करना है। मनी एंड क्रेडिट जो चैप्टर है वो भी आपको पूरा करना है। इंडिया एंड द ग्लोबलाइजेशन एंड मनी एंड क्रेडिट, ये दोनों ही चैप्टर आपको पूरे इकोनॉमिक्स में करने हैं। तो इस तरह से 2 चैप्टर इकोनॉमिक्स के हैं, 2 सिविक्स के हैं, 2 हिस्ट्री में हैं और 3 चैप्टर जो है ज्योग्राफी में है, लेकिन उसमें से 1 चैप्टर जो है वो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरह से बहुत सिंपल सा ये 10th का सिलेबस है और इसका जो है 50% जो मतलब टर्म 2 का सिलेबस है वही टर्म 2 के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो इतना आपको तैयार करना है। इसमें भी मैप आइटम्स की बात कर ले तो मैप आइटम्स में हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में से मैप आने वाले हैं। हिस्ट्री में जो सेकंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया है उसमें से मैप का क्वेश्चन जनरली आएगा। उसमें 5-7 प्लेसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो 3 सेशंस हैं वो आपको याद रखने हैं, जिसमें कलकत्ता सेशन 1920 का है जो कि सितंबर 1920 में हुआ था। नागपुर का जो सेशन है वो दिसंबर 1920 में हुआ था और मद्रास का 1920 से का इनमें से कोई एक आपको पूछा जा सकता है। और फिर दूसरा जो है इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट में से कोई पूछे जा सकते हैं, जिसमें चंपारण जो इंडिगो प्लांटर्स के मूवमेंट के लिए था, फिर खेड़ा का जो सत्याग्रह है पीजेंट सत्याग्रह था, अहमदाबाद का जो सत्याग्रह है कॉटन मिल वर्कर्स का सत्याग्रह था, अमृतसर में जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था, चोरी चोरा जहाँ पर कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया गया था, और डांडी जहाँ पर सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो ये 5-6 प्लेसेस प्लस 3 नेशनल कांग्रेस के जो सेशन हुए थे ये आपको हिस्ट्री में है। और यहाँ पर भी वही रहेगा, 5 मार्क का मैप का अगर क्वेश्चन रहता है तो 2 मार्क हिस्ट्री के लिए ले रहते हैं, 3 मार्क ज्योग्राफी के लिए रहते हैं। तो आपने ये 5-7 प्लेस याद कर लिए तो हिस्ट्री के 2 मार्क जो मैप के पूरे इसमें आपको मिल सकते हैं। फिर अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें पावर प्लांट्स जो हैं वो लोकेशन और लेबलिंग दोनों में पूछे जाएंगे, जिसमें थर्मल और न्यूक्लियर दोनों ही तरह के पावर प्लांट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। थर्मल में सिर्फ 2 नाम आपको याद रखने हैं, नामरूप और सिंगरौली, ये दोनों को ही आपको मैप में पूछे जाएंगे। तो ये 2 नाम ही थर्मल पावर के याद रखने हैं। न्यूक्लियर में कुछ ज़्यादा है, जिसमें नरोरा, काकरापाड़ा, रामागुंडम, तारापुर और कलपक्कम, ये जो हैं ये सारे सब 5 जो हैं वो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस आपको याद रखने हैं। फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में मुंबई, इंदौर, सूरत, ये प्लेसेस आपको याद रखने हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में आपको दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर 3 नाम आपको याद रखने हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स में बहुत सारे हैं, जिसमें नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, कानपुर, कोयम्बटूर, भिलाई, विजयनगर, सलेम, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम हैं। ये सारे सब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं। जनरली जो कैपिटल्स है हर स्टेट की वो इसमें मोस्टली पूछी जाती है। फिर मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया हैं तो इनको लोकेशन और लेबलिंग दोनों में ये आ सकते हैं, जिसमें कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, मारमा गोवा और न्यू मैंगलोर कोच्चि, ये 5 पोर्ट्स जो है आपको याद रखने हैं। सारे पोर्ट्स में से 5 ही इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो हैं उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स ही आपको याद रखने हैं, जिसमें अमृतसर का जो राजा सांसी एयरपोर्ट है वो आपको याद रखना है। फिर दूसरा जो है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आपको याद रखना है। फिर मुंबई का छत्रपति शिवाजी जो CSTC टर्मिनस जिसको कहते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फिर चेन्नई का जो है मीनाम्बकम एयरपोर्ट है। कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र या दमदम एयरपोर्ट है। और हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ये 3 चैप्टर में से ये सारे सब मैप के क्वेश्चन ज्योग्राफी में से पूछे जाएंगे। तो अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिया तो टर्म 2 के एग्जाम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर हम 10th की असेसमेंट की बात करें तो सेम इंटरनल असेसमेंट जो है 9th की बेस पर ही होगा। पीरियडिक असेसमेंट होगा, 10 मार्क का होगा, 5 मार्क पेन पेपर टेस्ट के रहेंगे, 5 मार्क एक्टिविटीज़ के रहेंगे। फिर पोर्टफोलियो जो है 5 मार्क का रहेगा, जिसमें क्लास वर्क असाइनमेंट जो है वो आपको करने हैं, एग्जाम्पलरी वर्क आपका है, रिफ्लेक्शंस हैं, अचीवमेंट्स आपका कोई है, पार्टिसिपेशन इन द वेरियस एक्टिविटीज़ अगर आपने किया तो टीचर जो है इनके बेस पर 5 मार्क आपको अलॉट करेगा। और एक पोर्टफोलियो जो है वो हर स्टूडेंट का रहेगा। फिर थर्ड जो है सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी में एक प्रोजेक्ट वर्क कंपलसरी है, जिसके 5 मार्क दिए गए हैं। तो टोटल 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 10-5-5 के रूप में 10th में भी सेम जो है 9th की तरह रहेगा। 10th के प्रोजेक्ट्स जो है उसके लिए कुछ डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट आपको बनाना है। 10th में प्रोजेक्ट जो बनाना है, एवरी स्टूडेंट हैज़ टू कंपल्सरीली अंडरटेक एनी वन प्रोजेक्ट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। यहाँ टॉपिक्स भी दिए गए, इनमें से किसी एक पर आपको जो है प्रोजेक्ट बनाना है। पहला टॉपिक आपका है कंज्यूमर अवेयरनेस, उपभोक्ता जागरण, ठीक है। दूसरा टॉपिक है सोशल इश्यूज़, कोई भी सामाजिक समस्या को लेकर आप, दहेज है, बाल विवाह है, या फिर बहुत सारे जो इश्यूज़ आजकल चल रहे हैं
सांप्रदायिकता है, क्षेत्रवाद है, भाषा की समस्या है, इन सब के ऊपर जो लेकर आप क्या है कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और लास्ट तीसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके ऊपर आपको इन तीनों में से कोई एक टॉपिक लेकर आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट्स के टॉपिक पहले से दिए गए हैं। इनके ऑब्जेक्टिव सेम वही रहेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करना है इन द स्टूडेंट्स में, फिर प्रिपेयर देम इन द एडवांस टू फेस सिचुएशन, जो आगे सिचुएशन आएगी उनको फेस करना है, उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर करना है, अवेयरनेस और प्रिपेयर कम्युनिटी को तैयार करना है, और उनकी एनहेंसिंग स्किल को एनहेंस करना, लाइफ स्किल्स को। इसमें भी 3 पार्ट में मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। फाइनल में जब मार्क्स दिए जाएंगे टर्म 2 के प्रोजेक्ट का, तो वो 3 पार्ट में देंगे। 2 का आपका कंटेंट एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी एंड एनालिसिस का 2 मार्क रहेगा, प्रेजेंटेशन एंड क्रिएटिविटी के 2 मार्क्स रहेंगे, और वाइवा जो होगा वो 1 मार्क का रहेगा। ये आपका टीचर जो है इस तरह से आपको 5 मार्क प्रोजेक्ट के अलॉट करेगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये भी बच्चों को इसका जो है शेयर करना है कि आपने कैसा प्रोजेक्ट बनाया है, ताकि सब बच्चे प्रोजेक्ट्स देखें। एग्जीबिशंस इसकी लगा सकते हैं, पैनल डिस्कशन इस पर आयोजित कर किया जा सकते हैं। फिर जितने भी डॉक्यूमेंट्स इस प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड रहेंगे, वो स्कूल को अपने पास मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, उनका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी हैंड रिटन बाय द स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले भी बताया 9th क्लास के लिए भी है, कि जो भी प्रोजेक्ट आप बनाएंगे वो हैंड रिटन होगा, हाथों से लिखा होगा। कॉपी पेस्ट या डाउनलोडेड मटेरियल जो है वो आप ऐसे कैसे प्रिंट कराकर प्रोजेक्ट में जमा नहीं करवा पाएंगे, वो उसके फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। और लास्ट है कि जो रिकॉर्ड होगा इस प्रोजेक्ट वर्क का इंटरनल असेसमेंट का, शुड बी केप्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फॉर वेरिफिकेशन। सीबीएसई जो है इसका वेरिफिकेशन करेगी, और ऐसे में हर स्कूल को 3 महीने तक के लिए 10th क्लास के इंटरनल असेसमेंट का जो रिकॉर्ड है वो अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो ये जो है वो 10th क्लास का प्रोजेक्ट असाइनमेंट इन 9th और 10th दोनों का ही इंटरनल और जो टर्म 2 टर्म 1 का जो सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन, परीक्षा का पैटर्न और उस सब के ऊपर सारी जानकारी बहुत इजी वे में मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और इसी के साथ अगले वीडियो में मैं 12th क्लास के हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर भी जो है सारे आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस